पर तो बड़ी चीजें जो है वो आसान होगी, बड़ी ब्रेकिंग के साथ। इस अब ब्रेक की बात आ रहे हैं तो बड़ी ब्रेकिंग के साथ ही शुरुआत की है। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है और ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिस्सों में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। इंतजामिया का बड़ा फैसला और बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए ज़ाब्ता अखलाक तहरीर कर दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और कोई भी इन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर 50% की कैपेसिटी के साथ चलने की इजाजत होगी। इस बीच आपको ये बताते चलें कि करीब 3.5 महीने बाद दोबारा लॉकडाउन के बीच थर्ड फेज में जब दाखिल हुए हैं तब राहत मिली है। इंतजामिया की तरफ से जरूर नरमी देने की बात कही गई है, लेकिन 50% तक ही जो 2x3 सीटर बसेज हैं, मिनी बसेज हैं, उनमें 50% तक ही आप सवारियों को, मुसाफिरों को बिठा सकेंगे। एसओपी जो है उसके हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से ही गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। इनमें लोगों को बैठने की इजाजत होगी और किसी तरह की लापरवाही अगर होती है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, ड्राइवर, कंडक्टर और मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसके साथ साथ जितनी भी व्हीकल्स हैं जिनमें बसेज, मिनी बसेज हैं, इसके साथ साथ टैक्सीज या कैब्स हैं, उनको भी चलने की इजाजत होगी। इससे पहले जरूर ऑटो रिक्शा वालों को, कैब्स को इजाजत दी गई थी एहतियाती तदाबीर फॉलो करते हुए चलने की, लेकिन अब मिनी बसेज और बसेज को लेकर फैसला लिया गया। हमारे साथ टीएस वजीर साहब भी इस वक्त हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया वजीर साहब ज्वाइन करने के लिए। इंतजामिया का फैसला, कितनी राहत की खबर ट्रांसपोर्टर्स के लिए और किस तरीके से इस मूव को देखते हैं? थैंक यू जी। ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गाड़ियां चलेंगी, तो वो तो राहत तो कुदरती बात है, क्योंकि आज 5 महीने हो गए। 5 महीने क्या, जब से 370 को ब्रेक किया है तब से लेके साल भर हो गया है। ट्रांसपोर्ट का बुरी हाल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली टूरिज्म पे निर्भर करती है जी। और फिर आज 5 महीने से 6 महीने से जब ये कोविड आया है उसमें तो बुरी हालत हो गई है ट्रांसपोर्टर की। और हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी खड़ी गाड़ियों को जो लोन लिए हैं उनके इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, हमें फी डाली जा रही है। ये हमें कुछ ना कुछ इसमें जरूर हमें कंपनसेट किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट से, J&K की गवर्नमेंट से हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की, अपील की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। और ट्रांसपोर्टर अब भी जो इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट दी है वो भी ये कह रहे हैं कि एसओपी के मुताबिक चलोगे। अगर कहीं रेड जोन है तो उस रेड जोन में नहीं जा सकते हो आप। तो इसका मतलब ये है कि पूरी स्टेट में हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जहां इन्होंने अगर हम जम्मू किश्तवाड़ गाड़ी चलाना चाहते हैं तो रामबन उसमें आता है और रामबन इन्होंने रेड जोन में डाला हुआ है। ऐसे ही अगर कहीं पे ये जैसे पीछे इन्होंने सांबा डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ था तो ये मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि चलो अगर चक्का चलेगा, चलो जो ड्राइवर क्लीनर है जिसको हम घर बैठे हुए तनख्वाह दे रहे हैं, कम से कम उनकी तनख्वाह तो निकलेगी। लेकिन गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये लोगों को आज साल भर हो चला है, इनका काम ही नहीं है, तो इनको कुछ ना कुछ हम राहत दें। वजीर साहब एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार जब आपका सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से जब मिनी बसेस शुरू हुई तो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने ऑन ग्राउंड ये देखा कि एसओपीज प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो सकी। अब ये जो 2x3 बसेस का मामला है, 50% कैपेसिटी के साथ आप चलेंगे, तो कैसे इंप्लीमेंटेशन इनकी होगी? क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट की जब बात होगी तो सबसे ज्यादा मूवमेंट सांबा, कठुआ, उधमपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखी जाएगी। देखिए बात यह है कि मुझे इनकी समझ नहीं आती है। हमारे लिए एसओपीज भी हैं, हमारे लिए कानून भी हैं, हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस भी है, हमारे लिए पुलिस के नाके भी सब कुछ हैं जी। लेकिन जहां इनकी एसआरटीसी की गाड़ी चल रही है, एसआरटीसी की गाड़ी फुल कैपेसिटी से भी ऊपर लोड करके चल रही है, तो तब कोरोना कहाँ जाता है? तब कोरोना नहीं रहता है। तो हम तो कोशिश करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ियों को और
जो हमारी मिनी बसेस चल रही हैं उनको भी सुबह सैनिटाइज करने के बाद गाड़ी में भी सैनिटाइजर रखा होता है ताकि अगर कोई पैसेंजर करना चाहे तो कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम SOP का पूरा पालन करें। और मैं अपील करूंगा पैसेंजर से भी कि वो भी अगर आते हैं तो वो भी इसका ध्यान रखें और मास्क पहन के रखें और हाथ। बहुत शुक्रिया वजीर साहब ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी TS वजीर साहब ने कही। उसके बाद आप सीधे श्रीनगर भी चलिए अपने दोनों नुमाइंदों के पास। क्या कि सरकारी गाड़ियों में क्या कोरोना नहीं है? बड़ा सवाल है जी। SRTC की गाड़ियां चलें या सरकारी बाबुओं की गाड़ियां चलेंगी तो वो ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर जो बेचारा 1 साल से ज्यादा वक्त अब हो गया है, मुसलसल लॉकडाउन, कर्फ्यू, रेस्ट्रिक्शंस, हड़ताल, किसी न किसी तरीके से उसका पहिया जाम होता है, वो काफी परेशान है, मजरूब है, ऊपर से बैंकों का कर्जा भी बहुत ज्यादा है जी। ये तो जम्मू प्रोविंस के अंदर की बात है, लेकिन वादी कश्मीर का भी जब हम वादी की बात करते हैं तो मैक्सिमम एरिया सैयद जमुल इस वक्त भी रेड जोन में है। क्या ये पॉसिबल है कि बहुत जल्द ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत मिलेगी? इंतजामिया ने तो अपनी बात कर दी। देखिए, आज सिर्फ इसको 2 तरह से हमें देखना होगा। सिक्का का एक रुख जो है वो जम्मू कश्मीर में इनकी इक्तिसादी हालत और माली कफालत मुश्किलात जो है वो बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कोविड-19 में आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक कोशिश, मुखलिसाना कोशिश सरकार की हो सकती है। हम कब्ल अज़ वक्त इसको अभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टर जिस तरह से वजीर साहब कह रहे थे कि हमारा डायरेक्टर जो है इकोनॉमिक सोर्स जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म ट्रेड के बाद जब होटल चलेंगे, जब बाकी चीजें चलेंगी तो एक पेस उसमें आ जाएगी जब हम ट्रांसपोर्ट को, 4 व्हीलर्स को रोड पर देखें। लेकिन उससे कबल एक कोशिश ये है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही आप टूरिज्म के सोर्स से न देखें। बहुत सारे लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह रिश्तेदारी में जाना है, बहुत लोगों ने मुलाजमों ने दफ्तर जाना है, बहुत लोगों ने जो मिनी बसेस 2:3 या हालांकि कश्मीर घाटी में अगर आप देखें, हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन ज्यादातर एरिया जो है रेड जोन में है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां चलती है, सोमो चलते हैं, तवेरा चलते हैं, इक्का दुक्का ही सही। ईद के दिन भी हमने कर्फ्यू के बावजूद भी, उसके अगले दिन 5-4 अगस्त को कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट हमने सड़कों पे पाया। लिहाजा एक कोशिश है कहीं ना कहीं, जब VVIP जिस तरह से कंवर साहब कह रहे थे कि सिविल सेक्रेटरी, पुलिस हेडक्वार्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बाकी दफ्तरों में VVIPs की गाड़ियां झंडे लगाकर जब दफ्तरों में जा सकती है तो ये इसमें क्यों नहीं जा सकती है? देखिए, अब हमें एक चीज करनी होगी, एक छोटी सी शुरुआत है इसमें। जब ट्रांसपोर्टर घर से निकलेगा, मैंने देखा कि बांडीपोरा का एक ड्राइवर मुश्ताक अहमद जो कि अमूमन श्रीनगर रोड पे गाड़ी चलाता था, गुरेज के लिए रवाना हो गया था, वहां अचानक बर्फ पड़ी थी, उस वक्त 25 दिन वो सड़क पे बंद हो गया। यानी कुछ मामला टूरिज्म के बाद भी हैं। जब इन सोमो ड्राइवर्स को, तवेरा, स्कॉर्पियोज को हम रोड पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत हो सकती है। ये आपके पास भी आना चाहेंगे, कैसे ये पॉसिबल है? उस वक्त जब 14 जुलाई को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोलने का फैसला किया गया था, उसके बाद दोबारा ये कहा गया कि मजहबी मकामात भी खुलेंगे। अब चूंकि पब्लिक का रश पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगा जब मजहबी मकामात खुलेंगे, इसके साथ साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात होगी या 15 अगस्त की तकरीब के बाद शायद किसी हद तक हलचल ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का या ट्रांसपोर्ट का ना होना, अदम दस्तयाबी, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वो इंहिसार करती है ट्रांसपोर्ट पर, फिर इंतजामिया के लिए कितना पॉसिबल है कि वो एक आसानी से इस फैसले को इंप्लीमेंट कर सकती है रेड जोन वाले इलाके भी जहां पर ज्यादा हो? देखिए, आज से बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि लॉकडाउन में भी कई रोज यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चला है, जब सरकार ने अलाउ भी किया कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले, जहाँ आपको सोमो गाड़ी में 6 सवारी या 4 सवारी बिठाने की बात कही गई थी, वहाँ 11 के 10 के बजाय 12 सवारियां वहाँ बैठती है, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं रहता है। तो क्या सरकार इस चीज को देखेगी? क्या हर एक रोड पे सरकारी नफरी या तैनात रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी? एक बड़ा सवाल है क्योंकि कोविड फैलने का जो जिस तरह आप खतरा बोल रहे हैं, इन चीजों से भी हो सकता है। जैसे मिनी बस की हम बात करें, क्या उन पे कोई नजर रखी जाएगी? क्योंकि सरकार जो कुछ कह रही है वो कागजों तक ही महदूद रहता है, ग्राउंड पे तो फिर सरकार का उस तरह का काम नहीं रहता है। पुलिस को आपने तैनात करके रखा है, पुलिस बाकी मामला देखती है, मगर जो हेल्थ एडवाइजरी आपकी है, जो आप कोविड के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उसको देखने के लिए आपको हेल्थ की टीम को सड़कों पे लाने की जरूरत है। वो चीजें तो नहीं हो रही है और ये वायलेशन तो मुझे लग रहा है कि ये वायलेशन होती रहेगी। क्योंकि एक सवाल ये, दूसरा कि अब जब ट्रांसपोर्टर को आप बोलोगे कि आप
पैसेंजर आप ले लो, यहाँ से पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो काफी ज्यादा है, वो ट्रांसपोर्टर बार बार कह रहे हैं कि उसको नुकसान हो रहा है, या तो फिर किराए को मैं आपको इजाफा करना है, सरकार इस पे भी बात करे क्या किराए में इजाफा होगा या हाफ पैसेंजर लेकर ही ट्रांसपोर्टर जो है वो गाड़ी चला सकता है। बहुत सारे सवाल है, शायद इन चीजों पर बात होगी और ये शायद कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी बन सकता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, सरकार पे, कि अगर फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को फिर जमीनी सतह पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल हुआ और कितनी वायलेशन हुई, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। दोबारा आपके पास लौटेंगे। बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो 5 अगस्त की तारीख भी खत्म हुई है। एक साल जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम हुए हो चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि यौम सयाह की भी तैयारियां हुई थी और जश्न भी मनाया गया, लेकिन इन सब के बीच में जो हमने देखा कि बयानात भी चीन की तरफ से भी, जो पाकिस्तान का भी बयान सामने आया जो इशफाक ने शुरुआत में जिक्र किया, साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की तरफ से भी एक बयान कल जारी किया गया। उनकी तरफ से भी जम्मू कश्मीर की 1 साल मुनक़सिम होने पर बयान सामने आया कि इस वक्त एक बड़ी तब्दीली की ओर जम्मू कश्मीर गामजन है और साथ ही साथ जो मोटिव था 370 हटाने का, जो मकसद था इस फैसले के पीछे मरकजी सरकार का 5 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया था, उसके हिसाब से अवामी जज्बात एहसासात को समझते हुए, उनकी कद्र करते हुए इस वक्त मरकजी सरकार आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर तामीर तरक्की के एक नए दौर में शामिल हो रहा है। ये डॉक्टर जयशंकर वजीर खारजा जो है, उन्होंने ट्विटर के साथ एक तफसीली इंटरव्यू दिया था, उसकी चंद बातें हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन जब आर्टिकल 370-35A को ख़त्म किया गया और आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर वज़ीर दाखिला साहब आए थे और उनके हाथ में कुछ कागज थे और उन्होंने वो सारा मसवदे कानून पढ़ना शुरू किया जिसके तहत रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुआ। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वजारत दाखिला के आला अफसर और वज़ीर दाखिला की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें और हर एक कानूनी लवाजमात और पेचीदगियों को बखौर देखा गया और उसके बाद उन्होंने उसको सामने रख दिया था, ऐवान के सामने रख दिया था, जिस पर बातें बहस हुई थी। लेकिन कल चूंकि 1 साल मुकम्मल हुआ और कल साबिक वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली साहब की अहलिया जो है, जिनका ताल्लुक जम्मू से है, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है 1 साल के बाद। और 1 साल के बाद जो बयान उन्होंने दिया, कल अपना वीडियो मैसेज उनकी तरफ से जारी किया हुआ था, उसमें कहा गया था एब्रिगेशन का जो बिल था ये दरअसल उनके शौहर अरुण जेटली जी ने तैयार किया था। वो मसवदे कानून जो पढ़ा गया था हरफ बा हरफ अरुण जेटली जी ने लिखा था और उन्होंने वजीर आजम की हिदायत पर ये सारा ड्राफ्ट किया था। जब नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बुलाया था और वो उन्होंने कहा था कि देखिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 35A और 370 खत्म हो और इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई जाए तो वहां से भी वो मुड़कर वापस ना आए और वहां पर भी हम मजबूती के साथ अपनी बात को रख सके। तो उसके बाद संगीता जेटली का मानना है कि अरुण जेटली साहब घर में थे, बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा ड्राफ्ट बनाया जो आज भी काबिल तारीफ है और जिस तरीके से वज़ीर दाखिला साहब ने उसे पेश किया और अभी 1 साल मुकम्मल हुआ तो उन्हें काफ़ी खुशी है कि उस कानून को बनाने में उनके शौहर अरुण जेटली का एक बड़ा रोल था और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिस तरीके से उसका दिफा किया और मजबूती के साथ सामने रखा है, दरअसल यही एक अजीम कौम की निशानी होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे कानून की। तो ये संगीता जेटली जी का बयान था जिसमें यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें कहा था कि इस कानून को ख़त्म करने के लिए वो मसवदे कानून तैयार करें और जिसके बाद अरुण जेटली बिस्तर इलालत पर होने के बावजूद भी उन्होंने इस कानून को जो है वो तहरीर किया था। जी तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा श्रीनगर वाले दोनों रिपोर्टर्स को भी हमारे साथ ज्वाइन करवाइएगा क्योंकि बात एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की भी हम करेंगे। मुर्मू साहब ने कल तक पूरा काम किया है। कल जो मीटिंग्स उनकी मीडिया के साथ थी उसे कैंसिल कर दी गई और आज भी जो मीटिंग्स थी वो सारी कैंसिल है और श्रीनगर से वो सीधे कल जम्मू आए थे और जम्मू से आज जो माना जा रहा है वो दिल्ली आएंगे जहां पर वजारत दाखिला में वो जाएंगे और सदर हिंद के साथ मुलाकात का
सिलसिला भी जो है वो आज होना है। लेकिन इस बीच जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक बड़ा फैसला कल लिया गया है, उसमें मेरी नजर में ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर इस फैसले को हुई है। मुख्तलिफ महकमों के जो इंजीनियरिंग शोबे हैं उन्हें अब एक ही कमांड और एक ही छत के नीचे रखा जाएगा, ताकि तरक्याती मंसूबा जब तहरीर हो और तरक्याती मंसूबे की जब अमल दरामद हो, उसका रिव्यू हो, तो वह आसानी से किया जाए। अभी हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग है जी, एस्टेट का अलग है, एजुकेशन का अलग है, बागवानी शोबे का अलग है, हायर एजुकेशन का अलग है। ये अलग अलग महकमे जितने भी थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, कल जो बड़ा फैसला लिया गया कि महकमा तामीराती अम्मा के साथ इन सबको मुंसलिक कर दिया गया और कल ही ये ऑर्डर भी जो है वो जारी कर दिया गया। तो मुल्क हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियरिंग विंग्स को एक ही शोबे के साथ मुंसलिक करने का फैसला कर ले लिया है, ताकि तामीराती काम प्रोजेक्टों में तेजी लाने के साथ साथ मयाद और अखराजात को एतदाल में रखा जाए। सईद रूफ फारूकी, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? क्योंकि साल 2020 का बड़े फैसलों की अगर हम गिनने की शुरुआत करें तो मेरी नजर में यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें यह कहा गया कि इंजीनियरिंग महकमे पर लगाम कसना, एक ही दायरे, एक ही सिस्टम के तहत उन्हें लाना, अकाउंटेबिलिटी पैदा करना वक्त की जरूरत थी। साहब, जैसे आपने कहा कि ये फैसला जो है काफी लेट आया, मगर आया जरूर, क्योंकि काफी लोगों की इससे पहले भी ये डिमांड रही है कि जो इंजीनियरिंग शोबा है इसको एक ही छत के नीचे लाने की जरूरत है। इससे पहले सरकार ने एक अच्छा काम किया था, जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने एक अच्छा काम किया था। जो भी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रही है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को, उसको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और उसका प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया है। जैसे हम बताएं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है उसको अब R&B को सौंपा गया है कि R&B खुद ही कर लेगी इस काम को, जो भी डेवलपमेंट वर्क होगा। एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे एक तो यह है कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों के लोगों को सफर नहीं होना पड़ेगा और लोगों को हर एक डिपार्टमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट है जो इस पे काम कर रहा है। दूसरा कि कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो काफी सीनियर है और जिनको ऐसे डिपार्टमेंट में रखा गया यहाँ पे कोई कम नहीं है। जैसे आपने खुद 2-3 डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया, मैं हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात करूं या इरिगेशन में है या बाकी जो डिपार्टमेंट्स में जो इंजीनियर्स हैं वो उन पे ज्यादा लोड नहीं है, वो ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और वहां पे काफी ज्यादा सवाल इस सवाल से उठ भी रहे हैं कि प्रमोशन पे प्रमोशन उनको मिल रही है, मगर जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सही मानों में नहीं मिल रहा है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। इसमें जो बहुत बड़ी बात मुझे इस ऑर्डर में दिख रही है वो ये है तजम्मुल कि एक कमेटी फ्रेम अप की गई है जो ऑफिशियल्स की और टेक्निकल लोगों की है, जिनको कहा गया कि अगर ये जम होते हैं आपस में, PHE और इरिगेशन जम होता है, इरिगेशन और कोई और डिपार्टमेंट जम होता है, ताकि ये सारा जम करके हम एक ही सिस्टम के तहत लाए, तामीरात अम्मा के पास रखें, इनको अकाउंटेबिलिटी वहां पर हो, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है और उनको कहा गया कि 15 सितंबर तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे। डेडलाइन भी फ्रेम अप की गई है। ये जो अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस को फ्रेम किया जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या नीचे तक मैसेज जा पाएगा जो LG साहब देना चाहते थे? देखिए डॉक्टर साहब, जब हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो SKICC में भी इंजीनियरिंग विंग है, वहां पे एक्सिम बैठते हैं, AEE बैठते हैं, JE बैठते हैं। अमूमन बाहर से आपको एक खूबसूरत कन्वोकेशन सेंटर या हॉल दिख रहा हो, लेकिन इंजीनियरिंग विंग वहां पर काम कर रही है। लेकिन इसी के साथ जब हम PHE, R&B, रूरल डेवलपमेंट और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, सिक्किम में भी इंजीनियरिंग विंग है, SMHS में भी है, हर जगह पे होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हो सकती है, जब आप इंजीनियर को एक छत के नीचे ला रहे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे ला रहे हैं, तो चॉइस ऑफ पोस्टिंग जो होती है वो डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी शख्स को काफी अरसा दराज से वो सिक्किम में है तो वो वहां से निकलेगा नहीं। एक शख्स जो है वो उसको SKICC के एक छोटे से रूम में रखा गया है, उसको वहां से तब्दील नहीं किया जा सकता। जो एक कमेटी बनेगी और महीने के भर के बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसमें इस इंजीनियरिंग का पहले देखा जाएगा कि इसका तजुर्बा कितना है, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे वो अभी पे जोन लेवल पे उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए हैं, ताकि एक तो रिशफल हो जाएगा, दूसरा इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज है उसको सही से यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन हमेशा जम्मू कश्मीर में जब इंजीनियरों की बात करते हैं तो उनके एक काम को हम ज्यादा उछालते हैं कि फलां जगह पे काम नहीं हुआ, लेकिन सैलाब के बाद रोड्स और उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए जिस तरह से हमारे इंजीनियरिंग विंग ने काम किया, बहुत बेहतर काम किया, लेकिन अब और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि रमसा एक डिपार्टमेंट है गवर्नर साहब, उसमें भी इंजीनियरिंग की एक विंग है। इसी तरह से प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है
वो अकाउंट्स ऑफिसर जो अपने अपने डेपुटेशन पे भेजते हैं, तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में सैलरी डिस्बर्स और रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करने के लिए बाकी चीजें जो है। इसी तरह अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के तर्ज पर इंजीनियरिंग को भी अब डिप्यूट किया जाएगा और एक ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जवाबदेही होगी, ताकि कहीं पर कोई डिफरेंस ना आए कि किस शख्स का तबादला। चलिए जी तजम्मुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर भी डेवलप हो रही है, उस पर जरूर हम आएंगे, लेकिन उस खबर पर आने से पहले जरा लद्दाख की खबर भी आपको बताते चले, क्योंकि लद्दाख से खबर जो आ रही है वो ये है कि वहां पर पहली बरसी जो है यूनियन टेरिटरी बनने की वो मुकम्मल हुई है और कल कई मकामात पर जो है इज्तिमा का इनेकाद किया गया लद्दाख के अंदर। और मेंबर पार्लियामेंट जो लद्दाख के हैं उनकी सरबराही में कल कई इज्तिमा जो वो हुए हैं। लेह के अंदर भी कई तकरीबें हुई, जबकि करगिल आते आते चंद मकामात पर तकरीब हुई, बाकी वहां पर चूंकि रेड जोन है और कल बंद का भी ऐलान किया गया था, तो उतना ज्यादा असर जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिला है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरों और सिविल सोसाइटी के इश्तराक से कल ये रंगारंग तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई है लेह के अंदर। चलिए अब आपको बड़ी खबर इस वक्त बताते हैं। वादी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर फायरिंग का एक और वाकया पेश आया है। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी के कारकुन को निशाना बनाया गया है और इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है कि जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से एक सरपंच को निशाना बनाया गया है। जो इतलात मौसूल हुई है, बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले वेसू से यह सरपंच है सजाद अहमद खांडे, जिनको उनके घर के नजदीक सड़क के किनारे पर अब से थोड़ी देर पहले बंदूक बरदारों की तरफ से निशाना बनाया गया है और इस बीच वो इस हमले में बाल बाल बचे, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। फिदा हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पे है। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं? एक बार फिर विश्व में गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई और बताया जाता है कि जो सरपंच है सज्जाद अहमद, उसके घर पे कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे सज्जाद अहमद जो है शदीद तौर पे जख्मी हुए, जिनको जख्मी हालात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ले जाया गया। हालांकि जो जराये के मुताबिक के डॉक्टर जो है, डॉक्टरों ने काफी कोशिश की उनकी जान बचाने की, लेकिन 5 गोलियां जो है उनके जिस्म पे लगी थी। हालांकि अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये बताया जाता है कि जो सरपंच सज्जाद अहमद है, सज्जाद अहमद नाम बताया जाता है कि उसकी जो मौत है वो हो गई है, वहां पे उसकी डेथ हुई है वहां पे, और वो जख्मों की ताब न ला। खुदा आप रुकिएगा, इसमें बड़ी खबर आप बता रहे हैं इस वक्त की लगातार एक के बाद एक हमला जो है वो हो रहा है सरपंचों पंचों पर। कल हमने देखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी सरपंचों और पंचों पर अपनी बात सामने रखी थी और सिक्योरिटी के मामला को लेकर एक बड़ा कंसर्न है और लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पंचों और सरपंचों की तरफ से इस्तीफे की भी खबरें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो फिदा ब्रेक कर रहे हैं कि विसु इलाका है, साउथ कश्मीर काजीगुंड का इलाका है, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरपंच पर गोलियां चलाई है। सज्जाद अहमद खांडे इसका नाम बताया जा रहा है। कंटिन्यू कीजिएगा फिदा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? क्या इसे अस्पताल लाया गया था? इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वहां पे लाया गया था जख्मी हालात में, क्योंकि ये बताया जाता है कि जहां पे उनको सरकार की तरफ से जो जगह मुहैया की गई है वहां पर ये थे रात भर। तो जब वहां से निकले सुबह जब वो वहां से निकले अपने घर की तरफ, तो वहां पर कुछ नामालूम बंदूक बरदार जो वहां पे मौजूद थे पहले से ही, शायद ऐसा लगता है जो बताया जाता है वहां पे कि वहां पर जो ही सज्जाद अपने घर की तरफ जा रहे थे कि सज्जाद पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। सज्जाद जख्मी हुए, जख्मी हालात में उसको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपको रोक रहा हूं फिदा, बड़ी खबर आ रही है कि जिस सरपंच पर गोली चलाई गई थी काजीगुंड के इलाके के अंदर, उसकी डेथ हो गई है। बावसूख जरा से और खबरसा इदारों के साथ जो मेडिकल ऑफिसर है अनंतनाग के, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ब्रॉड डेड डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सोफी जो है मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग के अंदर, उन्होंने खबरसा इदारे के साथ बात करते हुए कहा कि खांडे को यहां पर ब्रॉड डेड लाया गया था। तो इस तरीके से लगातार हमले जो है भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि कई बार बीजेपी के कारकुनों को निशाना बनाया गया था और इससे पहले आरिफ अहमद जो क्रिटिकल वुंडेड हुआ था उस पर भी मिलिटेंटों की तरफ से अकरामा काजीगुंड के अंदर फायरिंग हुई थी 4 तारीख को, और आज इस तरीके से एक और कार्रवाई हुई है। सरपंच
विशु काजीगुंड का है जिसे गोली मार दी गई है और इसका नाम सज्जाद अहमद खांडे है। अपने घर से बाहर आ रहे थे जब ये जख्मी हुए। कंटिन्यू कीजिएगा फिदा। देखिए गौहर वही मैं बता रहा था कि जब ये अपने घर की तरफ लौट रहा था, क्योंकि रात भर ये उस जगह पे था जहाँ पे सरपंच और पंचों को रखा जाता है और जहाँ पे इनके लिए अब सरकार ने बाकायदा तौर पे वहां पे जो जगह मुकर्रर की है वहां पर थे, जो बताया जाता है, जो हमारे जराए है। उसके बाद जब वो घर की तरफ लौट रहे थे कि वहां पे पहले ही जो बंदूकबरदार थे वो वहां पर ही थे और उन्होंने उनपे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, क्या ये सिक्योरिटी कवर इन्हें मिला था? ये सिक्योरिटी के अंदर थे या विदाउट सिक्योरिटी थे? देखिए अगर वहां की बात करें कि ये अभी नहीं ये खुलासा नहीं हो रहा वहां पर। हालांकि मैं बता दूं आपको कि वहां पर ये सिक्योरिटी एरिया तो नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एरिया से काफी दूर है जहां पर इसको ये निशाना बनाया गया है। हालांकि 5 गोलियों की जो बात है वो आ रही है सामने कि 5 गोलियां उन पर चलाई गई है, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और जख्मी हालात में उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए हम तोड़ बैठे। हालांकि डॉक्टरों ने काफी ज्यादा कोशिश की थी उसको बचाने की, लेकिन वो नाकाम हुए क्योंकि 5 गोलियां लगी थी। इससे पहले भी 2 दिन पहले की मैं बात करूं कि जब वहां पर मिलिटेंटों ने घर के बाहर ही एक 5 फिदा आपको रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ, खबर आ रही है कि बीजेपी के एक और सरपंच पर गोली चली है, क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन आपके पास है और आपका पहला रिएक्शन? गवर्नर साहब, बड़े दुख की बात है, सज्जाद साहब बीजेपी के सरपंच होने के साथ साथ हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट थी और बड़ी दुख के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन मैं उन ताकतों से ये कहना चाहता हूं, आप किन लोगों को मार रहे, जो लोग गरीबों के लिए निकले, जो गांवों की तरक्की के लिए निकले, जो नहते लोग हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी जो नहते लोगों को गोले चलाते। और सबसे बड़ी बात है गवर्नर साहब, जो एक नेशनलिस्ट वॉइस यहाँ उभर रही है, स्ट्रांग हो रही है। कुछ लोग हैं जिनको ये नेशनलिस्ट वॉइस यहाँ पसंद नहीं है, वो इसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन ताकतों से फिर एक बार यही कहना चाहता हूं, देखिए आइडियोलॉजिकल आप आके हमसे लड़िए, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे। अल्ताफ, ये बताइएगा, सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न आपकी पार्टी ने भी उठाया था कि पार्टी कार्डर को सिक्योरिटी नहीं दे रही है सरकार में, केंद्र में आप है, स्टेट के अंदर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल आपके हाथ में है। उसके बावजूद भी अगर सिक्योरिटी कवर नहीं मिल रहा तो ये कहीं ना कहीं एक वैक्यूम पैदा करेगा आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। गवर्नर साहब, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है कि देखिए आज कल भी एक हमारे सरपंच को गोली मार दी गई तो एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इससे पहले बांदीपोरा। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात है, देखिए हमने बार बार गवर्नमेंट की नोटिस में लाया कि जहां आप हमारे 5 सरपंच से उनको सिक्योरिटी, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक को सिक्योरिटी। लेकिन जहां जहां हमने उनको कहा इन पर्सन उनको थ्रेट है, मुझे लगता है कि उन लोगों को एज प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी देनी चाहिए। हाँ, एक लंबी प्रोसेस के बाद वो देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने सिक्योर किया। और खासकर मैं साउथ कश्मीर की बात करूं या जिन इलाकों जो वर्ल्ड इलाके, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ लोगों को सिक्योरिटी फराम नहीं की गई कि बार बार हम इनको रिमाइंडर कर रहे थे कि देखिए साहब ये लोग खतरे में, इनको सिक्योरिटी फराम कीजिए। मैं आपके माध्यम से एक बार गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, बता रहे थे कि पार्टी के सीनियर लीडरों में इनका शुमार होता है और नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से गोली चलाई गई है, जो उसके बाद काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हुए। जख्मियों को श्रीनगर अपने अस्पताल मुंतकिल किया गया था, अनंतनाग अस्पताल, जहां पर वो ब्रॉड डेड कहा गया डॉक्टर की तरफ से, यानी अस्पताल आते आते वो दम तोड़ बैठे थे। फटाफट से जरा अपने दोनों नुमाइंदों को दिखाइएगा, हमारे जो 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले तजम्मुल आपके पास आऊंगा, ये पॉलिटिकल वॉइसेस के लिए कितना, चलिए हमारे साथ सईद रुख फारूकी है। सईद, फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि ये कितना खतरनाक ट्रेंड है कि पहले इस्तीफा, अब गोली, और कल हमने देखा बीजेपी के मुख्तलिफ काडर की तरफ से लगातार यह भी कहा गया जब उन्होंने जश्न मनाया, तिरंगे को लहराया, कौमी परचम को लहराया, क्या ये उसका रिएक्शन है जो कुछ कल श्रीनगर के अंदर और कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिला? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे। इस बीच जब सिक्योरिटी का मामला है तो कल शाम ही हमने आपको खबर बताई थी इसी काजीगुंड के इलाके से, जो कि यूएलबी चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया था कि उनके लिए सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए। अगर सिक्योरिटी कवर इन अवामी नुमाइंदों को नहीं मिलता तो वो भी बहुत जल्द मुस्ताफी होंगे। कल ही ये थ्रेट उनकी तरफ से दी गई, क्योंकि कल ही एक और खबर आई थी कि 3 अवामी नुमाइंदों ने भी कुलगाम जिले के अंदर ही कल रिजाइन किया है। इन्हीं सिक्योरिटीज के मामला को लेकर खुद को वो
महफूज इस वक्त सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कदम उठाया और मजीद आने वाले दिनों में कुछ इस्तीफे और भी कुछ लीडरान की तरफ से दिए जा सकते हैं। सईद रूफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, फटाफट से बताइएगा, कल हमने देखा था कि 1 साल मुकम्मल हुआ यूनियन टेरिटरी का, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कैडर्स की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर तकरीब का एहतमाम हुआ, परचम कुशाई हुई, कुछ वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए। क्या ये उसके रिएक्शन में सब कुछ हुआ और किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए गौर, अगर हम बीजेपी की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें या बीजेपी के साथ जो भी लीडर्स है, वो काफी ज्यादा उनके कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि थ्रेट में है ये लोग, जिस तरह की एक्टिविटीज उनकी रहती है और जिस तरह के बयानात उनके रहते हैं उस वजह से। और दूसरा कि जिस तरह बीजेपी ने प्रोग्राम दिया था, फिर 5 अगस्त को लेकर जश्न मनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने कर झंडा भी लहराया, अपनी तरफ से जो एक्टिविटीज की, श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, तो इससे पहले एक सरपंच को जख्मी किया गया था। कल 3 सरपंच जो है, जो लीडर्स भी थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और अभी की अगर हम बात करिए जो इंसिडेंट पेश आया, देखिए गौर, जिस तरह अल्ताफ ठाकुर कह रहे थे कि कई बार सरकार को अगर लिखा भी गया था सिक्योरिटी के हवाले से, नहीं मिल पाई, क्योंकि बीजेपी के लोग जो है वो थ्रेट पे है, काफी ज्यादा बयानबाजियां बहुत ज्यादा हो रही है। और जिस तरह की सिचुएशन बनी है आर्टिकल को लेकर, दफा 370 को लेकर और फिर बीजेपी का स्टैंड को लेकर, एक बड़ा मामला है। शायद इस हवाले से इस तरह की रिएक्शन आ रही है, जिसके एवज में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद रूफ फारूकी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। चलते चलते जरा 2 बातें आपके सामने और रखते हैं, 2 खबरें फटाफट से, क्योंकि जब डेवलपमेंट या जब सूरत हाल की बात आती है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान भी दोबारा सामने आया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान में यह कहा गया है कि जनाब, जिस तरीके की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, लॉकडाउन क्लैम्प डाउन किए जा रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज को सुनना पसंद नहीं किया जा रहा है, यह दरअसल संगीन सूरत हाल बन रही है और इंसानी हकूक की शदीद पामाली है ये कि आप पॉलिटिकल वॉइसेस को नहीं सुनते हैं, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। और साथ साथ कल ही उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, जिसमें सीधे से निशाना उन्होंने मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां चाहे जब चाहे फंक्शन कर सकती है, कोरोना हो, रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम ख्याल जमातें मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, तो उनके घरों पर ताले लगाए जाते हैं, मुकफ्फल किया जाता है। ये कैसी जमहूरियत और ये कैसा इंसाफ है? उमर अब्दुल्ला का बयान भी कल ही सामने आया था। तो चलिए, आज के प्रोग्राम में मुझे और आसिफ को आप देंगे इजाजत, तो इसके साथ एक माजरत भी आज हम आपसे चाहेंगे, आज हम कोई फोन कॉल आपकी नहीं ले पाए, क्योंकि बैक टू बैक 2-3 खबरें आई हैं, जिसकी वजह से हमने ग्राउंड पर जाना पड़ा और अपने रिपोर्टर से ये खबर लेनी पड़ी, क्योंकि किलिंग जब होती है तो दिल दहल जाता है। यहाँ दिल्ली बैठे हमें कश्मीर की क्या कोई सिचुएशन होती है वो सब आप जानते हैं, इसलिए आज माजरत चाहते हैं, कोई फोन कॉल नहीं ली। कल जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 9:40 पर प्रायोरिटी पर आप सबकी फोन कॉल्स को ले। फिलहाल आसिफ और मुझे आप देंगे इजाजत। अल्लाह हम नासिर। अल्लाह हाफिज।